हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। ये हमारा जो दोनों टॉपिक हैं आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, सबलक्सेशन भी और डिसलोकेशन भी। और ये हमारा ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट के अंडर में आता है टॉपिक, ठीक है। ये हमारे सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, डीपीटी सेकेंड ईयर का, सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। तो सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऐसे ही नाम से आपको पता चल रहा होगा। डिसलोकेशन मतलब किसी चीज़ का प्रॉपर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। और वहीं सबलक्सेशन का मतलब है इनकम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट होना या डिसलोकेशन होना किसी जॉइंट का, ठीक है। तो हम ये इसमें डीप में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ओवरव्यू इतना ही देता कि ये एक ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट का टॉपिक है, सबलक्सेशन भी और डिसलोकेशन भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबलक्सेशन की। अ पार्शियल और इनकम्प्लीट डिसलोकेशन ऑफ अ जॉइंट। सबलक्सेशन क्या होता है? पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट डिसलोकेशन ऑफ अ जॉइंट। किसी भी जॉइंट का डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हटना, खिसकना, ठीक है। लेकिन कंप्लीट तरीके से नहीं हटा है अपनी स्पीड से, पार्शियल हटा है। कुछ ना कुछ जॉइंट सरफेस अभी भी इंटैक्ट है, कम्प्लीटली वो नहीं हटा है। द जॉइंट सर्फेसेज लूज देयर नॉर्मल अलाइनमेंट बट रिटेन सम कॉन्टैक्ट। देखिए वही बात आ गई कि कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट बचा हुआ है, कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हुआ है, जॉइंट सर्फेस का लूज नहीं हुआ है। ऑफन सेल्फ रिड्यूसेस रिटर्न्स टू प्लेस विदाउट मैनुअल असिस्टेंस। कई बार ये क्या होता है, जो सबलक्सेशन वाला पेशेंट होता है सेल्फ ही वापस अपना रीलोकेट कर लेता है जॉइंट को, ठीक है। मतलब नॉर्मल किसी मैनुअल असिस्टेंस के बिना ही वो अपनी नॉर्मल प्लेस पे आ जाता है। कॉमन इन शोल्डर, पटेला, रेडियल हेड, जिसको नर्समेड्स एल्बो भी कहते हैं। वर्टिब्रल सबलक्सेशन, ये कुछ कॉमन साइट है, कॉमन एरिया है, कॉमन जॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें डिसलोकेशन नहीं सबलक्सेशन देखने को मिलता है, पार्शियल डिसलोकेशन देखने को मिलता है। शोल्डर जॉइंट में, पटेला में, रेडियल हेड में, नर्समेड एल्बो कहा जाता है रेडियल हेड को, स्पाइन में, स्पाइन की वर्टिब्रल स्पाइन के अंदर वर्टिब्रल सबलक्सेशन होता है। और बात करें डिसलोकेशन की, तो डिसलोकेशन में कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द जॉइंट का, कि जो हमारे जॉइंट के जो आर्टिकुलर सरफेस है उसका कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाना। यूजुअली कोज्ड बाय ट्रॉमा, किसी चोट लगने की वजह से। रिक्वायर्स मेडिकल और मैनुअल रिडक्शन टू रिस्टोर जॉइंट अलाइनमेंट। ये प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही इसको रीलोकेट कर सकते हैं या मैनुअल रिडक्शन के थ्रू इसको रिस्टोर कर सकते हैं जॉइंट की अलाइनमेंट को। ये किन किन एरिया में, किन किन जॉइंट्स में देखने को मिलता है? इट इज़ मोस्ट कॉमन इन शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फिंगर्स एंड नीज। बात करें कोजेज़ की कि किस कारण होता है सबलक्सेशन या डिसलोकेशन, दोनों ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो चोट लगने के कारण, ट्रॉमा के कारण, या ऊपर से कहीं से गिर गए, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण, ये स्पोर्ट्स इंजरी में। लिगामेंट लेक्सिटी कंजेनाइटल भी हो सकती है या एक्वायर्ड भी हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर कंडीशन जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी और स्ट्रोक के पेशेंट में भी देखने को मिलता है। जॉइंट हाइपर मोबिलिटी और कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर जैसे कि एहलर्स-डायनलोस सिंड्रोम, इस कंडीशन में हमें देखने को मिल जाता है। बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के मिलेंगे सबलक्सेशन एज वेल एज डिसलोकेशन वाले पेशेंट में? पेन दिखेगा, जॉइंट पे पेन सबसे ज़्यादा होगा, जॉइंट पे स्वेलिंग रहेगी, डिफॉर्मिटी रहेगी, लॉस ऑफ फंक्शन, वो प्रॉपर मूव ही नहीं कर पाएगा है, जो भी उसका जॉइंट होगा उसका जो भी फंक्शन होगा प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा। ब्रूइजिंग मतलब वहाँ पे नील पड़ जाना, ब्रूइजिंग का मतलब होता है नीला पड़ना। मसल स्पाज्म, इनएबिलिटी टू मूव द जॉइंट, जॉइंट को मूव करने में परेशानी होगी, एबिलिटी लूज हो जाएगी। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ही आप उसको एग्जामिन कर लेंगे पेशेंट को, और एक्सरे के थ्रू भी हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरे के थ्रू हम ये डिफरेंस कर लेंगे कि डिसलोकेशन हुआ है या फिर फ्रैक्चर हुआ है। एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू भी हम डायग्नोज करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वगैरह तो नहीं हुई है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो रिडक्शन, क्लोज्ड और ओपन, मतलब उसको वापस आपको रिप्लेस या रीलोकेट करना है तो या तो क्लोज रिडक्शन या ओपन रिडक्शन। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट को भी रोकना है, कैसे रोकेंगे? उसको इमोबिलाइज करके वहाँ पे प्लास्टर करके या स्प्लिंट के थ्रू या ब्रेसेस के थ्रू, जो भी आप कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ ना डिसाइड होती है।
पेन मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे एनएसएड्स चलेंगी और कोल्ड थेरेपी मतलब आइस पैक लगाना होगा आपको स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिडक्शन के लिए, और एनएसएड्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए हमारी ये वाली दवाइयाँ चलेंगी। सर्जिकल रिपेयर में इन केसेस ऑफ रिकरेंट डिसलोकेशन और लिगामेंट टीयर, बार बार अगर डिसलोकेशन हो रहा है या लिगामेंट में टीयर आ गया है तो फिर सर्जिकल रिपेयर भी कराने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी के, और उसमें गोल क्या होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का कि पेन रिलीफ हो। सबसे पहले पेन रिलीफ का गोल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट पेन पे काम करेगा, रिस्टोर जॉइंट मोबिलिटी, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, प्रिवेंट रिकरेंस, इनहेंस प्रोप्रियोसेप्शन एंड जॉइंट स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ फिजियोथेरेपी की कि किस अलग अलग फेजेस में फिजियोथेरेपी दी जाती है। जैसे कि पहला है एक्यूट फेज, जो हमारा 2 हफ्तों तक हमारा चलता है। जैसे मान लो आपका कोई पूरा जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया है या सबलक्सेशन हुआ है उसमें, तो शुरू के जो 2 हफ्ते हैं वो एक्यूट कंडीशन में माने जाता है, एक्यूट फेज में माने जाता है। तो उसमें हम क्या एडवाइस करेंगे, आपको रेस्ट करना है प्रॉपर एंड प्रोटेक्शन, अवॉइड एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज़, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे सिम्टम्स आपके एग्रीवेट हों। क्रायोथेरेपी टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए आइस पैक वाली थेरेपी देनी होगी, कोल्ड थेरेपी देनी होगी, जिसको क्रायोथेरेपी कहते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करा सकते हैं टू मेंटेन मसल टोन। क्वाड्रिसेप्स, अगर हिप जॉइंट या नी जॉइंट की बात करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स सेट्स, या डेल्टोइड, और शोल्डर की बात करेंगे तो डेल्टोइड सेट्स। जेंटल रेंज ऑफ मोशन इन पेन फ्री रेंज आफ्टर इमोबिलाइजेशन इज रिड्यूस। जब इमोबिलाइजेशन हट जाएगा, मोबिलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन पेन फ्री रेंज में। अगर पेन हो रहा होगा तब नहीं करवाएंगे उस रेंज में, पेन फ्री रेंज में ही करवाएंगे। सब एक्यूट फेज़ की बात करें तो वो 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक हमारा सब एक्यूट फेज़ रहता है, जिसमें हम प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराते हैं। स्ट्रेचिंग ओनली आफ्टर हीलिंग ऑफ कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, जब लिगामेंट्स और कैप्सूल हील हो जाएंगे प्रॉपर्ली तब वहाँ पे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कराएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सराउंडिंग मसल आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जिसको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग भी कराएंगे, बैलेंस बोर्ड के थ्रू या क्लोज चेन एक्सरसाइज कराई जाएंगी। तीसरा फेज़ है हमारा क्रॉनिक फेज़, जिसको रिहैबिलिटेशन फेज़ भी कहा जाता है। ये 6 हफ्तों से आगे मंथ्स या ईयर्स तक चलता है, ठीक है। 6+ वीक्स मतलब 6 हफ्तों के बाद जो पीरियड चलेगा वो हमारा क्रॉनिक फेज़ होगा, रिहैबिलिटेशन फेज़ होगा। फंक्शनल ट्रेनिंग कराई जाती है फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट और डेली एक्टिविटी। फंक्शनल ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में वापस आ जाए, या स्पोर्ट्स में है अगर वो तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में वापस आ जाए। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स इफ नीडेड, टेपिंग ब्रेसिंग टेक्निक्स टू प्रिवेंट रिकरेंस, एजुकेशन ऑन पोस्चर, जॉइंट प्रोटेक्शन एंड एर्गोनॉमिक्स, ये सब क्रॉनिक फेज़ में कराया जाएगा। स्पेशल कंसिडरेशंस बाय जॉइंट, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है हमारा, उसमें हाईली रिकरेंस रेट होता है यंगर इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो इसमें हाई रिकरेंस रेट है इन यंगर इंडिविजुअल्स, एम्फेसिस ऑन रोटेटर कफ एंड स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन। तो इसमें हम रोटेटर कफ मसल और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन पे फोकस करेंगे। अगर नी जॉइंट की बात करें तो उसमें पटेला के डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे ऑन स्ट्रेंथनिंग वास्टस मीडियलिस ओब्लिक, जो VMO मसल है, वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस मसल है, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे और टेपिंग करेंगे, जिसको हम मैकपोनेल टेपिंग कहते हैं। हिप्स में स्पेशली इन इन्फेंट, अगर हिप का जो डिसलोकेशन है वो ज़्यादातर बच्चों में देखने का मिलता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया कहा जाता है जिसको, उसका पूरा मैनेजमेंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, पैवलिक हार्डनेस फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी। अगर स्पाइनल सबलाइजेशन की बात करें तो स्पाइनल सबलाइजेशन जैसे हमारा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सबलक्सेशन हो रहा है, ठीक है, कि एक वर्टिब्रा थोड़ी सी आगे की तरफ खिसक रही है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, पार्शियल डिस्प्लेस हो गई, तो उसको स्पाइनल सबलक्सेशन भी कह सकते हैं, यूजुअली ड्यू टू इनस्टेबिलिटी और पुअर पोस्चर। इसमें हम क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन, कोर स्ट्रेंथनिंग एंड पोस्चर ट्रेनिंग। कोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, पोस्चर उसको प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे उठना है, बैठना है, अगर वेट उठाना है तो कैसे उठाना है, नहीं उठाना, अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें वो करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे। सो ये था हमारा सबलक्सेशन और डिसलोकेशन के बारे में प्रॉपर कि क्या क्या होता है इसमें। तो आपको समझ आ गया होगा कि डिसलोकेशन में पूरा का पूरा जॉइंट जो है डिसलोकेट हो गया है अपने आर्टिकुलर सरफेस से, और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबलक्सेशन की, वहाँ पे पार्शियल डिसलोकेशन हुआ है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जॉइंट अभी भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। सो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू क्लास। और किसी का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।